देखिए मेरे मेधावी छात्र छात्राओं, लेसन नंबर 2 केमिस्ट्री का पार्ट आपके सामने। पार्ट का नाम है विलयन। इसमें आपके पेपर्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, विलय में अवयव का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान इंटू 100, अवयव का आयतन प्रतिशत, अवयव का आयतन बटे विलयन की कुल संख्या नहीं यानी कुल आयतन इंटू 100, मोलरता विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता क्या है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। मोललता क्या है? विलय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और फॉर्मलता है विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, आगे है आपके लिए हेनरी के नियम PA=KHX, जहाँ X से विलयन के गैस A का मोल प्रभाव है, PA विलयन के ऊपर स्थित गैस का आंशिक दाब है। राउल्ट के नियमानुसार दो द्रवों AB वाले आदर्श विलयन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम है। तनु विलयन के लिए ये हो गया, सांद्र तथा तनु दोनों के लिए ये हो जाएगा। वियोजन की मात्रा निकालते हैं आप। अल्फा = Me/M0/M0 से शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। समान ताप पर किन विलयनों के उगम संपरासरी हैं? ठीक है, तो 0.1 MCaNO3 का वोल्टवाइज तथा 0.1 Na2SO4। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। ये देखें आप, राउल्ट के नियम अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन पदार्थ के मोल प्रभाव के बराबर होता है। P-PS/P = N1/N1 - N+N2, जहाँ P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं। N1 तथा N2 क्रमशः विलय विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। इसकी सीमाएं होती हैं दोस्तों नियमों की। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यह नियम केवल यानी कि विचलन का मतलब है दूर यानी विचलन अंतर प्रदर्शित करते हैं। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्वेश्चन है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। या विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव में अपेक्षित अवनमन के बीच संबंध व्यंजक लिखिए। जब किसी अवाष्पशील विलय की किसी वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तब उसके वाष्प दाब में कमी होती है। शुद्ध विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब के इस अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? P0 है। विलयन का वाष्प दाब PS है। वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा? P0 से PS तक -PS। ठीक है, तथा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हो जाएगा P0 - PS/P0। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन तथा वाष्प दाब का अवनमन दोनों ही
अणुओं के गुणधर्म हैं और विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, जैसा कि निम्न में स्पष्ट है। राउल्ट के नियम अनुसार P0 माइनस PS अपॉन P0 समानुपाती x, यानी विलय है। यो P0 से PS अपॉन P0 के x विलय है, P0 माइनस PS अपॉन PS x विलय है, के बराबर 1 है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि एक विलय के लिए वाष्प दाब अवनमन केवल विलय के मोल प्रभाव पर निर्भर करता है, चूँकि मोल प्रभाव विलय के लिए निश्चित मोलों की संख्या से घुले विलय के मोलों की संख्या को व्यक्त करता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन एक अणुसंघ गुणधर्म है। परासरण तथा विसरण की क्रिया में विभेद कीजिए, अंतर कीजिए। परासरण क्रिया विसरण क्रिया होता है। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, जबकि विसरण में के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, जबकि विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं, जबकि विसरण में विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। परासरण क्रिया केवल एक द्रव अवस्था में होती है, जबकि विसरण ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है या होती है। तो बच्चों, हमने ये देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिया है, यह आपकी परीक्षा के लिए और इस चैप्टर के विशेष ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विलयन के ताप में परिवर्तन करने पर उसकी मोललता, द्रव्यमान प्रतिशतता तथा मोल प्रभाव तो अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि मोलरता व नॉर्मलता परिवर्तित हो जाती है। और किसी विलयन को तनु करने पर उसकी नॉर्मलता, मोलरता तथा मोललता परिवर्तित हो जाती है, जबकि उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के व्यंजक के तुल्यांक मोल, मिली से मोल आदि अपरिवर्तित रहते हैं। हिमांक, अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। M इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WA इंटू 1000 इक्वल टू M बराबर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसे जरूर लगा लेना। नौ ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। ये को 500 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। तब इसका दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। यानी जल के लिए Kb बराबर दिया है, क्वथनांक दिया है, ये किलोग्राम प्रति मोल। क्वथनांक से उन्नयन विधि से आपको हल करना है इसे। आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे आप M इक्वल टू, और ये सब वैल्यू है इनकी दी हुई, और ये हमने वैल्यू लगा दी है। सूत्र M बराबर AN की 1000 KB इंटू W अपॉन त्रिभुज TB इंटू B की, और ये सॉल्यूशन आ गया यहाँ से निकल के, आप इसको कर लेना। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, अर्थात एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का विलयन में प्रवाह रुक जाए। परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध पाई
समानुपाती सी होता है, इसमें पाई समानुपाती टी होता है। ये स्थिर ताप पर होता है, ये स्थिर सांद्रण पर होता है टी। उपयुक्त दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें पाई समानुपाती सी टी प्राप्त होता है। पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, जहाँ पे आर एक स्थिरांक है जिसे विलयन स्थिरांक कहा जाता है। इसी प्रकार सी इक्वल टू एन अपॉन बी से निकाल लेते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू बी, यह आयतन है उसका। पाई इक्वल टू हो जाता है डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन एम बी, बी हो जाता है ये। और इस प्रकार आप इसके फार्मूला को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोल अंश विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। माना एक विलयन के विलय में एन ए मोल, इस विलायक में एन बी मोल उपस्थित है। विलय के मोल अंश एक्स इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। विलायक के मोल अंश का एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। समीकरण 1-2 हो जाएंगी ये। तब विलयन के समस्त अवयवों के मूल अंशों का योग सदैव 1 होता है, अर्थात एक्स से एक्स बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू 1। अतः यदि किसी द्विअंगी विलयन के एक अवयव के मूल अंश ज्ञात हो तो दूसरे विलयन के मूल अंश ज्ञात किए जा सकते हैं। उदाहरण जैसे द्विअंगी विलयन के लिए मूल अंश ये लिया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा आता है मोललता। मोलरिटी किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे एम से व्यक्त किया जाता है। गणितीय रूप में होता है, इसका मोललता बराबर होता है विलय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में भार। इसका मात्रक मोल प्रति इकाई होता है। अगला हमारा फैक्ट आता है मोलरता। 1 लीटर यानी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले एक विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अतः वह विलयन जिसमें विलय के 1 ग्राम मोल विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हों तब 1 मोल विलयन कहलाता है। उदाहरण है 1 मोल Na2CO3 मोलर द्रव्यमान इसका यह विलयन के प्रति लीटर में 106 ग्राम विलय उपस्थित होता है। मोलरता विलय के मोल विलयन का आयतन लीटर में होता है। आयतन के समानता सेंटीमीटर क्यूब या मिली में व्यक्त किया जाता है। अतः मोलरता विलय के मोल विलयन का आयतन ml या सेंटीमीटर क्यूब में इंटू 100 यानी 1000 मात्रक होता है। मोलरता का मोल प्रति लीटर डेसीमीटर। किसी विलयन में किसी अवयव या द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। उदाहरण यदि विलयन में अवयव ए का द्रव्यमान WA तथा अवयव बी का द्रव्यमान WB हो तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 होता है। इसे W अपॉन W से व्यक्त किया जाता है, अर्थात 10% सोडियम क्लोराइड विलयन का अर्थ है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 90 ग्राम जल में उपस्थित है तथा विलयन का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है, अथवा 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे विलयन चैप्टर का